हेलो एवरीवन, होप यू डूइंग गुड। आशा करते हैं आप लोग बहुत बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। आज हम आपके साथ ज्योग्राफी की क्लास लेकर आए हैं और ज्योग्राफी की लास्ट क्लास में हम लोगों ने कई सारे माउंटेन्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा है। थोड़ा सा क्विक रिव्यू अगर डाल लें तो जो हमारा ये इंडियन स्टेट्स वगैरह है, इसमें जो हम लोगों ने अभी तक ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ रखा है, लद्दाख के बारे में पढ़ रखा है, ट्रांस के बारे में पढ़ रखा है। इसमें ट्रांस में आने वाले जास्कर, लद्दाख, पीर पंजाल, इन सबको हम लोगों ने देख लिया है। काराकोरम पर्वत को भी देख लिया है। और इसके बाद जो ये मध्य वाला हिस्सा आता है, हम लोगों ने वृहद को भी किया, उसके बाद मध्य को भी किया। अब जो हम लोग का लास्ट शिवालिक वाला है, ये चारों पर्वत में जो सबसे लास्ट शिवालिक पर्वत है, हम लोग अब उसको करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको शिवालिक के बारे में कुछ जानकारियां दी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि शिवालिक जो है ये पदस्थली है, सबसे नवीन पर्वत है और ये 2 देश में जो है विस्तृत है। इसकी जो एक तरह से हम इस तरह इधर की जो फैलाव देखेंगे, दैट मीन्स जो हम इधर पश्चिम की तरफ देखेंगे कि पश्चिम की तरफ जो इसका विस्तार है, ये सुलेमान पर्वत है जो कि पाकिस्तान में है, तो आप याद रखेंगे। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण हमारा इंटरनेशनल संबंध के साथ मतलब है, वो ये आराकाम पर्वत है। ये वाला आराकाम पर्वत जो भारत और यहाँ म्यांमार देश है उससे सीमा बनाती है। तो 2 इंटरनेशनली आप ऐसे ही याद रखेंगे, सुलेमान और आराकाम। ये दोनों के बारे में मैंने आपको लास्ट ही क्लास में बता दिया था। मैं क्या करता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपको लास्ट क्लासेस आसानी से मिल सके। तो ये सुलेमान है और दूसरा जो हमारा आराकाम पर्वत है, आप इस दोनों को अलग से रख लेंगे क्योंकि सुलेमान जो है हमारा पाकिस्तान में है और सुलेमान पर्वत जो है, जो शिवालिक का हिस्सा है, ये पाकिस्तान में है। और जो आराकाम पर्वत है ये भारत और म्यांमार से सीमा बनाती है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा भी गया है कि कौन सा पर्वत है जो भारत और म्यांमार से सीमा बनाती है, तो आप ध्यान रखेंगे कि ये आराकाम पर्वत है। इसके अलावा जो पर्वत हमें पढ़ने हैं वो उसको हम लोग देख लेते हैं। जितना ये माउंटेन्स आपको यहाँ दिख रहा है, वो सारे के सारे जो है, यहाँ पे मैंने जितने नाम लिखे हैं, ये सारे के सारे शिवालिक के ही भाग्य है, शिवालिक के ही विस्तार है जो हमें पढ़ने हैं। तो हम देख लेते हैं कि शिवालिक सबसे पहले देखिए यहाँ पे देखने को मिलता है कुछ हिस्सा इसका, सुलेमान पर्वत, और इसके बाद ये विलुप्त होते होते और कहाँ जाकर दिखता है, सीधे यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसमें जो सबसे अरुणाचल प्रदेश के पास सबसे ऊपरी वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर एक सबसे पहला पर्वत है डाफला, इसके बाद मीरी, डाफला, मीरी, आबिर, मिश्मी, इसके बाद पटकाई, बुम, ये जो है अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। डाफला, मीरी, आप हमारे साथ बोलने की कोशिश करेंगे तो क्लास के एंड तक आपको याद ही हो जाएगा। पहला है डाफला, मीरी, आविर, मिस्मी, पटकाई, बूम, नागा की पहाड़ी। देखिए नागालैंड में नागा की पहाड़ी, मिजोरम में मिजो की पहाड़ी। मिजो की पहाड़ी को समटाइम लुसाई पर्वत भी कहते हैं, तो आप थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखेंगे कि मिजो की पहाड़ी को लुसाई पर्वत कहते हैं। और लुसाई पर्वत काफी प्रसिद्ध है क्योंकि ये मतलब ऐसे ही पॉपुलर एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, इसीलिए आप इसको भी ध्यान में रखेंगे क्योंकि लुसाई पर्वत का ही अर्थ क्या है यहाँ पे, मिजो की पहाड़ी। तो ऐसा नहीं है मिजोरम से आप याद रख लेंगे मिजो की पहाड़ी और एग्जाम टाइम में लुसाई की पर्वत आपसे पूछ दिया जाए, तो आप इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। फिर से देखिए मेरे साथ आइए, डाफला, मीरी, आबिर, मिश्मी, पटकाई, बूम, नागो की पहाड़ी और मिजो की पहाड़ी। बीच में आराकाम मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। तो ये सारे जो विस्तार है ऊपर वाले, ये किसके हैं, शिवालिक पर्वत के। इसके अलावा भी जो विस्तार है मैं आपको वो बताता हूं, जो यहाँ मेघालय में देखने को मिलता है, गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया, ये तीनों पर्वत कुछ इस तरह से है। ये गारो है, ये खासी है और ये जयंतिया। इसके वजह से क्या होता है कि जब भी मानसून ये अरब सागर से उठकर मानसून बंगाल की खाड़ी होते हुए यहाँ मेघालय में हिट करती है, तो मेघालय में कुछ इस तरह से मानसून यहाँ आता है, फिर मानसून यहाँ बारिश करके यहाँ हिट करता है, यहाँ हिट करता है, फिर यहाँ पहुंच जाता है। फिर इसी तरह से जितने मानसून यहाँ आ रहे हैं, यहाँ हिट कर रहे हैं, यहाँ बारिश कर रहे हैं, फिर यहाँ, फिर इस तरह से यहाँ पे जो ये वाला जगह है, ये मेघालय का मानसिन राम है। आपने सुना होगा कि मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा मेघालय के मानसिन राम जगह में होती है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये मानसून जो यहाँ आता है और इस पहाड़ के बीच में ट्रैप हो जाता है। ट्रैप होने का अर्थ होता है कि इसमें फंस जाता है और फंस कर वो किस तरह से मूसलाधार बारिश को करता है, और इसीलिए जो है सर्वाधिक वर्षा जो पूरे भारतवर्ष में है वो मेघालय में होती है। मैं आपको पूरी तरह से पूरा मानसून बताऊंगा कि भारत की मानसून कैसी है, किधर से
काम किधर से आती है, किधर से जाती है, लौटता मानसून कब आता है और आता हुआ मानसून कब आता है, पूरी तरह से पूरे भारत में मानसून कब आते हैं और कब जाते हैं, सारी जानकारियां जो है मैं आपको आगे आगे आने वाले क्लासेस में, ज्योग्राफी की क्लासेस में बताएंगे। पहले हम अभी ये माउंटेन्स कंप्लीट कर रहे हैं, माउंटेन्स के बाद ये प्लेट्यूज वगैरह कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम आपको उसी क्लास में ये रेगिस्तान बता देंगे, इसके बाद मैदानी क्षेत्र बता देंगे, उसके बाद हमारा अगला क्लास मानसून होगा कि मानसून किस तरह से काम करता है। ठीक है, चलिए आइए अपने टॉपिक पे वापस। तो हमने बताया कि जो अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक का विस्तार है वो इस तरह से डाफला, मीरी, आबिर, मिश्मी, पटकाई बूम, नागो की पहाड़ी नागालैंड में हो गया, मिजो की पहाड़ी मिजोरम में हो गया, जिसे लुसाई पर्वत भी कहते हैं। और यही आगे चलकर क्या किया है, अंडमान निकोबार में जो यही पर्वत है शिवालिक पर्वत ही, यहाँ पे कुछ विलुप्त सा हो गया, विलुप्त नहीं हो गया, ये समुद्र के अंदर है, यहां भी पर्वत है लेकिन वो क्या है, समुद्र के अंदर है, इसीलिए उसका कोई वैल्यू नहीं है। और यहां जाकर क्या हो गया, समुद्र से ऊंचाई इनकी बढ़ गई है, जिसके वजह से क्या हो गया, एक द्वीप का जो है निर्माण हो गया, जिसे हम अंडमान निकोबार द्वीप कहते हैं। ठीक है, यहां भी एक है कोको आइलैंड है, कोको आइलैंड, वो भी शिवालिक का ही विस्तार शायद माना जाता है, अभी वेरी श्योर नहीं है, क्योंकि वो जो है म्यांमार को गिफ्ट में दे दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, चलिए आइए हम देखते हैं। उसके बाद हमने बताया ये 3 पर्वत जो हैं ये मेघालय में, गारो, खासी, जयंतिया, और इसी तीनों में जो है मानसून जो है ट्रैप होकर जो है मानसिन राम जगह है, वहां पे बहुत ही अत्यधिक मात्रा में वर्षा कराती है। ये तीनों भी जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। इसके बाद एक पर्वत और रह जाता है, मीकिर बोलते हैं इसको, गारो, खासी, जयंतिया और मीकिर। बस इतने ही पर्वत जो है शिवालिक के हमें पढ़ने हैं, इतने ही पर्वत इसके इंपॉर्टेंट हैं। मैं एक बार शुरू से बता देता हूं, सुलेमान, डाफला, मीरी, आविर, मिश्मी, पटकाई बूम, नागो की पहाड़ी, मिजो की पहाड़ी, आराकाम, गारो, खासी, जयंतिया और मिकिर, बस ये सारे जो हैं, इसके साथ एक अंडमान निकोबार, ये सारे जो पर्वत हैं हमें बस इतने ही पर्वत स्टडी करने हैं शिवालिक में। और शिवालिक में इसके अलावा कोई भी ऐसी पर्वत नहीं है जो हमें पढ़ने हैं। तो शिवालिक पर्वत में गारो, खासी, जयंतिया, पूरा मेघालय शहर जो है वो गारो, खासी, जयंतिया पर्वत पर ही बसा हुआ है। चलिए ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं कि इससे आगे हमें क्या पढ़ना है। इससे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं, फिर आपको फर्दर बताता हूं। हाँ, तो हम लोगों ने देखा अभी तक की स्टडी में हम लोगों ने चारों माउंटेन्स के बारे में पढ़ लिया बहुत ही बेहतरीन तरीके से। हम लोगों ने ट्रांस, वृहद, मध्य और शिवालिक के बारे में पढ़ा। अब हम देखते हैं कि कौन सी लाइन, कौन सी जोन है जो इन पर्वतों को अलग अलग डिवाइड करते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो ट्रांस और वृहद के बीच जो है वो सचर लाइन जो है इन दोनों के बीच से गई हुई है, और सचर जो है हमें याद रखना है। इसके बाद वृहद और मध्य के बीच में MCT, दैट मीन्स मेन सेंट्रल थ्रस्ट बोलते हैं। MCT का मतलब मेन सेंट्रल थ्रस्ट होता है, जो वृहद और मध्य के बीच से माना गया। जैसे कि आप मानेंगे ना कि इसके बीच में कुछ तो होगा जो इस दोनों को अलग अलग करता होगा, क्योंकि पहाड़ जितना आसानी से हमें इस डायग्राम में दिख रहा है उतना आसान तो है नहीं, वो काफी मतलब कहीं है कहीं गायब है, इस तरह से है। मैंने आपको अभी तक जितना पढ़ाया उसमें आपने ये चीज थोड़ा सा अगर ध्यान से देखा होगा तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा जब मैं आपको फिजिकली वहां ले जाऊंगा और कहूंगा कि ट्रांस कौन सा है, वृहद कौन सा है, पहचानने के लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए क्या किया गया है कि एक जोन बनाया गया है, उस जोन की मदद से इसको डिवाइड किया गया। तो जो ये वाला जोन बनाया गया जो ट्रांस और वृहद को अलग करता है उसे हम सचर ही कहते हैं, सचर लाइन। उसके जो वृहद और मध्य को अलग करता है उसे MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं। वही जो तीसरा हमारा मध्य और शिवालिक के बीच से गया हुआ सचर लाइन है, ये इमेजनरी होता है, एक्चुअली में नहीं है, ये इमेजनरी है। माना गया है कि हाँ ये ऐसा लाइन मान लेते हैं जो इस दोनों को अलग करता है। जो मध्य और शिवालिक के बीच से गया हुआ इसे GBF कहते हैं, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं। और आप ये तीनों को याद रखेंगे। ये मतलब है तो ये 4 माउंटेन, लेकिन इसमें जो अगर जोन को देखेंगे तो 3 ही बन पाएगा, 1, 2 और 3। इसीलिए सचर, MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट और GBT जो है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट जो है हमें याद रखना है। इसके बाद हम सबसे दूसरी चीज देखते हैं कि जो ये शिवालिक के जो पर्वत होते हैं इसमें 2 चीज है। जो इस पर्वत के इधर वाले भाग होते हैं इसको हम दून कहते हैं और इधर वाले भाग को द्वार कहते हैं। तो आप थोड़ा सा याद रखेंगे कि ये वाला भाग दून है और ये वाला भाग द्वार है। और इसका जो है ना आपको सबसे विस्तृत और प्रमुख एग्जाम्पल जो आपको देखने को मिल जाएगा कि वहां पर फेमस सबसे ज्यादा क्या है, देहरादून। आपने सुना होगा। तो दून का मतलब होता है पर्वत के इधर वाला भाग। यहाँ पे जो आबादी बसे होते हैं उसे दून कहा जाता है। यहाँ वाले जो आबादी होते हैं, जो पर्वत के इस तरफ वाले आबादी होते हैं, उसे द्वार कहा जाता है। जिसमें आप हरिद्वार कई दफा आपने सुना होगा, हरिद्वार और
ये देहरादून, ये दोनों जो है काफी विस्तृत है, तो ये भी चीजें थोड़ा सा आपको ध्यान रखने होंगे। इसके बाद मैं आपको एक बहुत ही बेहतर जानकारी आप लोग को बता देता हूं कि हुआ क्या एक्चुअली में, जब ये सब चीज का फाउंड कर लिया गया, ये सब चीज खोज लिया गया, ये सब चीज हमारे स्टडी में लाया गया, तब यहां तक के पढ़ाई को गलत साबित कर दिया गया। अभी तक मैंने आपको जितना पढ़ाया वो सारा पढ़ाई को जो है गलत साबित कर दिया गया। फिर क्या हुआ, आगे जाकर फिर इसे एक्सेप्ट कर लिया गया, इसीलिए आप वरी नहीं होंगे कि गलत हो गया तो पढ़ाया क्यों गया। एक्चुअली में मैंने आपको इसीलिए पढ़ाया क्योंकि वो एग्जाम में पूछते हैं, गलत होने के बावजूद भी क्या है कि उससे जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो और दूसरी बात ये भी है कि बाद में जाके इस स्टडी को एक्सेप्ट कर लिया गया। मतलब जो हमारे क्या आप बता सकते हैं, जो वैज्ञानिक लोग हैं उन लोगों ने कहा कि आपने इस तरह से ऐसे ऐसे कर लिया, ये मतलब कुछ उन्हें समझ नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना इसको ऐसे ऐसे करके देखा जाए, तभी हम एक्चुअल चीजों को समझ पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि इसको ऐसे, इसका विभाजन जो है नदियों के आधार पे कर दिया। तो देखो मैं आपके लिए ये बनाया हूं, ये देखो, ये पहला नदी सिंधु नदी को रखा, दूसरा सतलज नदी, तीसरा काली नदी, चौथा जो था इसमें तिस्ता नदी, और जो पांचवा था ये विहांग, जिसे ब्रह्मपुत्रा नदी भी कहते हैं। तो उन्होंने जो है ये पहाड़ का जो विभाजन होगा, माउंटेन पर्वत का जो विभाजन है, नदियों के आधार पे किया। उन्होंने इस तरह से कहा, जैसे कि आप इस केक को देखिए, ये केक अगर है, अगर हम इस केक के एक लेयर को ऐसे खा लेंगे तो हमें टेस्ट नहीं पता चलेगा व्हाट द एग्स मतलब व्हाट द एक्चुअली टेस्ट ऑफ दिस केक वी आर नॉट एबल टू कंसीडर विद ओनली वन लेयर। तो हमको इसके लिए क्या करना पड़ता है, और केक आपने देखा भी होगा जनरली कि हम केक को ऐसे काटते हैं, ऐसे और ऐसे पूरा ऊपर से नीचे काटते हैं, ताकि क्या हो, हमें पूरी तरह से टेस्ट का पता चल सके। उसी तरह से वैज्ञानिक का भी कुछ केक जैसा ही एग्जाम्पल था कि आप सिर्फ एक लेयर उठाकर दूसरा लेयर उठाकर बता दोगे तो इस तरह से हमें बेहतरीन जानकारी नहीं मिल पाएगी। इसीलिए हमें एक बार ऊपर से नीचे, फिर ऊपर से नीचे, फिर ऊपर से नीचे करके देखना होगा। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि इसको पीस बाय पीस ऐसे करके बना दिया। आप देख सकते हो सिंधु नदी, सतलज नदी, काली नदी, तिस्ता नदी, विहांग नदी यानी कि ब्रह्मपुत्रा नदी के आधार पर जो है इसे टुकड़ों में बांट दिया। सॉरी। और जो जिसमें जो पहली हिमालय थी, इसे पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय कहा जाता है। जो सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में आता है, इसे पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय हम कहते हैं। इसके बाद सतलज नदी और काली नदी के बीच में जो आता है, इसे कुमायूं हिमालय कहते हैं। कुमायूं जो है उत्तराखंड का ही एक भाग है। आप सुने होंगे कुमायूं रेजिमेंट के ही थे जिन्हें परमवीर चक्र मिला था, सोमनाथ शर्मा, ठीक है। इसके बाद कुमायूं के बाद नेपाल वाले भाग को एक में रखा गया। तिस्ता नदी और काली नदी के बीच में नेपाल हिमालय आया। आप थोड़ा गौर फरमाएंगे कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु और सतलज के बीच में आने वाली कौन सी हिमालय है, तो आप उसे या तो पंजाब हिमालय या तो कश्मीर हिमालय ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक कर लेंगे। सतलज और काली नदी के बीच में आने वाले कुमायूं हिमालय है। इसके बाद काली नदी और तिस्ता नदी के बाद आने वाला नेपाल हिमालय है, और तिस्ता नदी और विहांग नदी के बीच में आने वाला असम हिमालय है। अब देख सकते हैं हिमालय को नदियों के आधार पर जो है प्रादेशिक विभाजन पे कर दिया गया, नदियों के प्रादेशिक विभाजन पर इसे विभाजित कर दिया गया। इसके साथ हमारा माउंटेन टॉपिक आज खत्म होता है। आज के अगले क्लास में जो है हम लोग मैदानी क्षेत्र के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद पठार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पठार हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें मैं आपको ज्योग्राफी की कई सारी जानकारियां एक साथ दूंगा, और आज से पीछे वाले सारे क्लास को मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा ताकि आपका सारा क्लास कंप्लीट हो जाए। आज के लिए बस इतना ही, बने रहे हमारे साथ। थैंक यू सो मच।